अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के साथ हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे और साथ में हम कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी के इस रेस्ट हालत को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर इसकी इस रेस्ट हालत में कोई चेंजेस ना हो तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यह अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसकी इस मोशन में यानी यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, यानी अगर मैं एग्जांपल दे दो कि एक किताब है वो टेबल पे पड़ा है तो ये किताब रेस्ट की हालत में है, तो इस रेस्ट हालत को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं और उस वक्त तक ये किताब इक्विलिब्रियम में है जब तक ये रेस्ट में है। अगर इसकी स्टेट में कोई चेंजेस आ गया, फॉर एग्जांपल आपने उसको उठा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। जब तक वो रेस्ट में है तो इस सिचुएशन को, इस हालत को, इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप किसी क्रिकेट के बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो ऊपर से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रही है, तो इस बॉल की मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर इस मोशन में कोई चेंजेस नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन में दो स्टेट्स बयान करते हैं। एक हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, दूसरे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इक्विलिब्रियम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट under the action of several forces acting together and several torques, the body is said to be in static equilibrium। मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इस तरह रेस्ट में है कि उस पे डिफरेंट फोर्सेस अमल कर रही है, उस फोर्सेस के बावजूद वो बॉडी रेस्ट में है, या उस बॉडी पे डिफरेंट टॉर्क्स अमल कर रहे हैं और उसके बावजूद वो बॉडी रेस्ट में है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास टेबल है, टेबल का ऊपर वाला सरफेस है, इस पे एक किताब हम रखते हैं, ये बुक है और ये रेस्ट हालत में है। तो इस सिचुएशन में दो फोर्सेस इस बुक पे अमल करती है। एक है वेट ऑफ दिस बुक विच इज डाउनवर्ड और दूसरी फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन दो फोर्सेस के बावजूद ये किताब रेस्ट में है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अमल कर रही है। एक फोर्स यहां पे अमल कर रही है ये, और दूसरी फोर्स इस साइड पे अमल कर रही है, इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है, ये ऊपर वाला फोर्स, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर ये दोनों टार्क्स इक्वल है तो ये बॉडी रेस्ट में होगी, यानी टार्क दो है लेकिन उसके बावजूद ये बॉडी रेस्ट में है, तो इस इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है और उस पर डिफरेंट फोर्सेस अमल करती है, तो उसके बावजूद अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
अब दोस्तों, अगर किसी बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस अमल करती है तो उस फोर्सेस के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं या रोटेशनल मोशन करते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को इसी बुनियाद पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पर भी मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखा है, लेकिन ये डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। मैं लिखता हूं इसके साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम यू डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करती है, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो फिर इस सिचुएशन में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको हम डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैराशूटर है, जहाज से एक पैराशूटर नीचे की तरफ मूव करता है, यानी वो उतरता है जहाज से, तो वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आता है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, या रोटेशनल मोशन जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो फिर इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट डिस्क है, आपके कंप्यूटर में एक सीडी रोम होता है, उस सीडी रोम में हम सीडी रखते हैं, तो वो सीडी रोटेट करती है और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है। तो डिस्क की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ है और ये इक्विलिब्रियम में है, और इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है, हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो इट मस्ट सेटिस्फाइड टू कंडीशंस। एक कंडीशन को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। According to the first condition of equilibrium, when a vector sum of all the forces acting on the body is zero, then the first condition of equilibrium is satisfied. या इसको हम यू डिफाइन करते हैं कि a body is said to be in state of equilibrium if the resultant of all forces acting on the body is zero. मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस अमल करती है और उन तमाम फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो है, तो फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और उसको हम मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ नेट इज इक्वल टू F1, यानी अगर तीन फोर्सेस है, मैं सपोज करता हूं, और दूसरा फोर्स F2 है और तीसरा फोर्स F3 है, इसका सम अगर जीरो है तो इसका मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। या फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस पे n फोर्सेस अमल करी है, बहुत सारे फोर्सेस अमल करी है, उसको मैं लिखता हूं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड Fn। अगर इन तमाम फोर्सेस का सम जीरो है तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। या इस इक्वेशन को मैं यू भी लिखता हूं कि ये समेशन का निशान है, I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, और यहां पे मैं लिखता हूं Fi। इसका मतलब यह है कि ये I जो है एक से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करना चाहूं तो मैं इसको u लिखूंगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, यानी I स्टार्ट है 1 से n तक। पहले मैं I की जगह 1 लिखूंगा, फिर प्लस I की जगह 2, फिर प्लस I की जगह 3, और इस तरह मैं इसको लिखूंगा। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। दोस्तों, आपकी बुक में एक लफ्ज यूज हुआ है पॉलीगॉन।
ये लिखा गया है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द कंडीशन इज दैट फोर्स पॉलीगॉन मस्ट बी क्लोज्ड। इसका मतलब यह है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस अमल करती है और उसको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करें और एडिशन के बाद फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में मिले, तो इस सिचुएशन को हम पॉलीगॉन कहते हैं। इट शुड बी क्लोज्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे 5 फोर्सेस अमल कर रही है, F1, F2, F3, F4 एंड F5। अगर हम इन तमाम फोर्सेस को आपस में ऐड करें तो हमारे पास ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है ये F1 है और ये F5 है, लास्ट वेक्टर है। F1 का टेल और F5 का हेड आपस में मिल रहा है, तो ये एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है। ये तमाम फोर्सेस मैंने आपस में हेड टू टेल रोल के मुताबिक ऐड किए हैं। इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर वो 0 है, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में मिल रहे हैं, तो रिजल्टेंट यहाँ पे 0 है। और जब हम उसको सम कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट 0 था और इसके मुताबिक भी रिजल्टेंट 0 है। तो अगर सिचुएशन कुछ यूं है कि तमाम वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो रहा है तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेज दैट व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। ये इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि a body is said to be in state of equilibrium if the resultant of all torques acting on the body is 0। अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर डिफरेंट टार्क्स अमल कर रहे हैं और उन तमाम टार्क्स का रिजल्टेंट 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इसको हम मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि नेट टार्क इज इक्वल टू, उसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, इट इज इक्वल टू, मैं सपोज करता हूं कि n टार्क्स उस पर अमल कर रही है, तो उसको मैं लिखता हूं कि टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क 3 प्लस टार्क 4 एंड टार्क n। अगर इन तमाम टार्क्स को हम आपस में ऐड करें और उसका रिजल्टेंट 0 हो, तो फिर इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। या इसको मैं यूं भी लिखता हूं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इसको हम समेशन की सूरत में लिखते हैं कि I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n और टार्क I, तो इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो अगर ये इक्वल है 0 के, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये सेकंड कंडीशन जो है ये हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम यू डिफाइन करते हैं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स टेकन अबाउट द पाइवोट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टेकन अबाउट द सेम पाइवोट। इसको मैं यू डिफाइन करूंगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर डिफरेंट टार्क्स अमल कर रहे हैं और इस तरह अमल करिए कि एक क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज टार्क जो है वो इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, तो फिर इस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे मैंने आपको सेकंड कंडीशन में बताया कि तमाम टार्क्स का अगर रिजल्टेंट 0 है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी ये कह रहा है कि अगर क्लॉकवाइज टार्क इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, तो फिर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होती है। वो इसलिए कि क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो जब हम उसको सम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वही 0 आएगा। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कह रहा है कि क्लॉकवाइज टार्क या क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको हम इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे आपको नजर आ रहा है ये एक रॉड है, इसके साथ हमने
दो ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट 1 है जिसका वेट 3 न्यूटन है और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 है जिसका वेट 1 न्यूटन है। इसको हमने यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है। ये पाइवोट पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस को हम d1 कहते हैं, विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। और इस पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं d2, विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर। तो ये जो टार्क प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स यानी ये वेट, ये क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगा, यानी या हम कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो टार्क प्रोड्यूस करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये टार्क और ये टार्क दोनों अगर इक्वल है तो फिर इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होती है। और अगर हम उसको सम करें तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है उसको मैं फाइंड आउट करता हूं। तो दोस्तों टार्क का हमें पता है कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस आर। यहाँ पे फोर्स की जगह हम W1 लिखते हैं और आर की जगह हम लिखते हैं D1, क्योंकि वेट जो है ये भी फोर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं W1 क्रॉस D1। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं। मैंने आपको बताया कि W1 जो है वो 3 न्यूटन के बराबर है और D1 जो है वो 0.2 मीटर के बराबर है। ये 3 न्यूटन और ये 0.2 मीटर। तो इससे हमारे पास जो टार्क प्रोड्यूस होगा इट विल बी इक्वल टू 0.6 न्यूटन मीटर। और ये टार्क जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये उसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे मैं टार्क को फाइंड आउट करता हूँ, यानी W2 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है उसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो अगर मैं नाम दे दो इसको टार्क 1 और ये टार्क 2, तो दिस इज इक्वल टू W2 क्रॉस D2। W2 जो है वो 1 न्यूटन है और D2 जो है वो 0.6 मीटर है। तो दिस इज इक्वल टू 0.6 मीटर। और ये टार्क जो है ये क्लॉकवाइज टार्क है। क्लॉकवाइज टार्क को हम माइनस कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम प्लस कंसीडर करते हैं। तो अगर इसको मैं ऐड करो तो नेट टार्क जो है इट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 जो है इट इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन मीटर प्लस T2 जो है वो न्यूटन मीटर है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू माइनस 0.6 न्यूटन मीटर। तो ये माइनस है ये और ये कैंसल, तो हमारे पास नेट 0 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। या मैं सपोज करता हूं कि इस रॉड के साथ हम 3 ऑब्जेक्ट सस्पेंड करते हैं, W1 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन, W2 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड W3 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। फर्स्ट वेट जो है वो 2 मीटर के फासले पर है इस पोजीशन से। सेकंड वेट जो है वो 1 मीटर के फासले पर है यहां से। और थर्ड वेट जो है वो यहां से 4 मीटर के फासले पर है। D1 इज इक्वल टू 2 मीटर, D2 इज इक्वल टू 1 मीटर, D3 इज इक्वल टू 4 मीटर। अगर मैं ये तमाम टार्क्स फाइंड आउट करो और इसको मैं सम करो, अगर ये 0 के बराबर है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है ये इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं टार्क प्रोड्यूस बाय W1। तो उसको मैं नाम देता हूं T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर। तो यहां से हमारे पास 40 न्यूटन मीटर टार्क आएगा। और ये टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। यहां पे चूंकि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो सबसे पहले मैं W2 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं फाइंड आउट करता हूं। तो इसको मैं नाम देता हूं टार्क 2 विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ W2 एंड D2। तो W2 जो है वो 20 न्यूटन है और D2 जो है वो 1 मीटर है। तो दिस विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। और ये टार्क जो है क्लॉकवाइज टार्क है, तो यहां पे मैं माइनस लगा लेता हूं। अब मैं फाइंड आउट करता हूं टार्क प्रोड्यूस बाय वेट 3। तो मैं लिखता हूं
T3 is equal to 5 Newton multiplied by 4 मीटर। तो 5 Newton multiplied by 4 मीटर, this is equal to 20 Newton मीटर। और ये टार्क भी क्लॉकवाइज टार्क है, इसको भी मैं माइनस लेता हूं। तो अब इन तमाम टार्क को मैं आपस में ऐड कर लेता हूं, तो इसका नेट टार्क जो है दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर मैं राइट साइड का टार्क आपस में ऐड करो तो -20 इज इक्वल टू -40, और यहाँ पे +40 है। तो मैं इसको लिखता हूं कि 40 न्यूटन मीटर माइनस ये मैं लिखता हूं 20 न्यूटन मीटर माइनस 20 न्यूटन मीटर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर माइनस 40 न्यूटन मीटर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर। तो clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. So this is called the principle of moments. So this is something about the equilibrium, types of equilibrium and conditions of equilibrium. Thank you.